नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे आधुनिक भारत यानी घटना चक्र का यहाँ पे वीडियो लाया जा रहा है डेली बेस पे। तो आप सभी लोग का आगे का सेट है, यानी देखा जाए तो इसके पहले का मैं कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो उसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। सभी को मैंने बता दिया था कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो रियली बता रहे हैं कि आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका कुछ बुक में नहीं दिया होता इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि उनको जो नोटिफिकेशन है जो रेगुलर बेस पे मिलता है वो हमेशा मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला पॉइंट कहता है कि वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। यानी 1946 में आसफ अली को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात करेंगे लियाकत अली के बारे में। तो लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया था, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों यानी सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को हटाना पड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। कब? तो 1946 में 16 अगस्त को। सभी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत संविधान सभा गठन किया गया था। तो ये अगर पूछा जाए कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। आगे पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी पूछा गया है तो आप याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। याद रखिएगा 2-3 दिन बाद तुरंत 11 दिसंबर को तुरंत संविधान सभा का दूसरी बैठक हुआ था दिल्ली में। ठीक है, इसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया था। आगे देखते हैं। ब्रिटिश युग में जी.बी. मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे थे। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जी.बी. मावलंकर वर्ष 1937 से 46 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली की अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। यानी जब भारत की स्वतंत्रता के समय पूछा जाए कि ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट आर इटली था। आप इसको याद रखिएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। याद रखिएगा 1948 के पहले ये उत्तरदायी लोगों को हस्तांतरित करने का उपरांत भारत छोड़ने का किया गया था। अब बात करेंगे माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। इसके अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट यहाँ से बन जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला है कि 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां यानी सीमांत गांधी के नाम से भी उनको जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा, ने मतदान किया था। ठीक है,
आगे देखते हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया था। आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। और प्रथम भारतीय गवर्नर देखा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 48 से 50। ठीक है। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रथम और अंतिम कौन थे भारत का? तो देखा जाए स्वतंत्र भारत का तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री BR अम्बेडकर थे। R कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति है। ठीक है। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर KM पर्रिकर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वो भारत का एकीकरण था। ये देखिए अच्छे से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है सेम यहीं से उठाया जाता है, लेकिन घुमाया जाता है। अगर आप इसको वन लाइनर के हिसाब से समझते हैं तो रियली बता रहे हैं कि अच्छा खासा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस पॉइंट टू पॉइंट आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटर एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट है, वो पारित किया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने कब? तो 1773। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, क्या था कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश, याद रखिएगा 1 और 3। उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स और बात करें यहाँ पे लिमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1786 के अधिनियम के अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का निर्धार यानी अधिकार भी दे दिया गया था। अब बात करेंगे कार्नवालिस। जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मिलते हैं। कहता है कि 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। अगला पॉइंट कहता है कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 के द्वारा देखा जाए तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कौन से एक्ट के द्वारा? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू कर सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। क्या की थी? तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। आगे देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी
परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया था। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए, बोरिंग तो नहीं हो रहे होंगे आप? देखिए, बोर मत होइए, इसको अच्छे से समझिए। ये आपके एग्ज़ाम में कहीं से अगर यहाँ से अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो छोटा सा मिस्टेक हो जाएगा, तो आप अच्छा खासा क्वेश्चन आता हुआ गलत कर जाएंगे। अब घर पे आएंगे तो लगेगा अरे यार ये तो क्वेश्चन आ रहा था, कहाँ से मिस्टेक हो गया। तो ये चीज़ें आपको नहीं होने देना है, अच्छे से समझिए। अभी आपके पास समय है तो समय का फ़ायदा उठाइए, अच्छा खासा स्कोर कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दूसरों को मत देखिए, दो पता नहीं कौन क्या कर रहा है, बस अपने पे आप देखिए, फोकस कीजिए, इस बार एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में किया गया था। देखिए, 1861 और 62 में किया गया था। आगे देखते हैं। माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी थी। ठीक है, 1922 से ही। आगे देखते हैं। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ माउंटफोर्ड यानी माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1926 में। 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, 1935 के अधिनियम के तहत, ये आप याद रखिएगा। किसके तहत पूछा जाता है? तो 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर क्या आयोग का गठन किया गया था? तो संघीय लोक सेवा आयोग। आगे देखते हैं। वर्ष 1937 के संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया था। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग यानी FPSC का नाम बदल करके संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC कर दिया गया था 1950 में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मिलते हैं। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब कहा था, यानी कौन से अधिनियम के बारे में कहा था? तो 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था। ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या फिर दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे देखते हैं। अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना वर्ष 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ये आपको याद रखना है, 1905 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहता है कि भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जैसे पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पत्र, पत्रिका, पुस्तकें और उनके लेखक हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी आपका हिंद स्वराज है। एनी बेसेंट का बात करें तो न्यू इंडिया। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो केसरी है उनका। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद तो इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इनकी पुस्तक, पत्र, पत्रिका जो भी माने आप। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो द इंडियन स्ट्रगल है। आगे देखते हैं। लाला लाजपत राय की बात करें तो अनहैप्पी इंडिया। जयप्रकाश नारायण टू दर्थ स्ट्रगल हो जाएगा। उसके बाद ह्यूक्टोए स्प्रिंगिंग टाइगर हो जाएगा। उसके बाद फिलिप्स टॉलबॉट अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे
रफ़ीक जकारिया तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया हो जाएगा। धर्मवीर भारती का याद रखिएगा अंधा युग। और एम यानी एस एन बनर्जी का नेशनल यानी नेशन इन मेकिंग हो जाएगा। महात्मा गांधी का सभी का पता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल, जयशंकर प्रसाद का कमायनी, ये सब भी आपका हिंदी का भी थोड़ा बहुत दे दिया है। और बात करें महात्मा गांधी का तो यंग इंडिया, लाला लाजपत राय का ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स आपका यहाँ पे हो जाएगा। दुर्गा दास का आता नहीं है। सुनील गावस्कर का भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैथरीन मेयो का मदर इंडिया, सुरेंद्र बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग, इंदिरा गांधी का इटर्नल इंडिया हो जाएगा, इंटरनल इंडिया। और BS मिन्हास का देखा जाए तो प्लानिंग एंड दी पुअर। ठीक है, इसको आप समझिएगा। अब यहाँ से आपका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल जो 1866 से 67 में भीषण रूप धारण किया था। ठीक है, उड़ीसा अकाल। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जी.बी. मावलंकर जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहन करके सदन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। अच्छे से याद रखिएगा, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखते हैं। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, सभी को पता होगा। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ के समय देखा जाए तो महात्मा गांधी ने तो कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए, हाथ से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मॉरिस थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। अब बात करेंगे आगे के पॉइंट में कि अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया बहुत राष्ट्रवादी यानी प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वर्ष 1929 के मध्य सरकार यानी मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। J.H. हेटले इसके अध्यक्ष हुए थे। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 था, आप इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अब आगे पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है कि प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाद का प्रकाशन किया था। भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए पर बल दिया था, वही नेहरू भारी उद्योगीकरण के पक्ष पोषक थे। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट इटली ने कहा था कि डोडो यानी एक विलुप्त पक्षी की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को देखा जाए तो यहीं पर वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ तक आपका समाप्त हो गया है। कल आपका यहाँ से शुरू किया जाएगा। ज़्यादा पॉइंट कराएंगे तो आपको भूल भी जाएंगे आप, तो इसको आप मैं समझूंगा कि आप अच्छे से समझिए, डेली बेस पे थोड़ा बहुत और अच्छे से क्लियर करते चलिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। यानी सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्या बोलते हैं CDPO का भी सेट कराइए, तो वो भी आज आपका आएगा, परेशान ना होइएगा, सभी चीज़ें आपका क्लियर होता चला जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।